नमस्कार। इस वीडियो में हम प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न देखेंगे। ये पेपर सरसा पाठशाला पर ऑनलाइन हुआ था, तो यहाँ हम इसकी व्याख्या देखेंगे ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि उपन्यास बहुत बड़ा है। अब अगर आपने टेस्ट नहीं दिया ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से आप ऑनलाइन टेस्ट हल करें और फिर ये वीडियो देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या आप सरसा पाठशाला पर जाकर के फ्री स्टडी मटेरियल में टेस्ट में जाएंगे तो वहाँ ये आपको मिल जाएगा। और ये जो गबन उपन्यास है मध्य प्रदेश वर्ग 2 हिंदी में सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम इस उपन्यास के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ताकि प्रश्न हल करने में आपको आसानी हो यदि आपने उपन्यास नहीं पढ़ा है तो गबन जो उपन्यास है 1931 में प्रकाशित हुआ था। शुरुआत में ये चांद पत्रिका में अलग अलग भागों में प्रकाशित हुआ था। तो गबन उपन्यास के प्रमुख जो पात्र हैं, एक तो जालपा है, एक रमानाथ है, एक देवीदीन है, एक रतन है और एक जोहरा है। दयानाथ भी है और उसके बाद दीनदयाल। लेकिन इस उपन्यास के नायक रमानाथ है और नायिका जालपा है, ये आपको याद रखना है। रमानाथ की पत्नी जालपा है और इनके पिताजी का नाम देखते हैं। तो जालपा के पिताजी का नाम दीनदयाल है और रमानाथ के पिताजी का नाम दयानाथ है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार मान की जो है जालपा की माताजी हैं और जागेश्वरी जो है रमानाथ की माताजी है। ये जो गोपीनाथ और विशंबरनाथ भी आए हैं उपन्यास में, ये दोनों रमानाथ के भाई हैं। अब उपन्यास में एक पात्र रमेश बाबू भी है जो शतरंज के बहुत शौकीन हैं। इनका भी आपको याद रखना है। ये रमानाथ के परिचित है और लगभग मित्र है। इनकी उम्र 40 से ऊपर है और म्यूनिसिपल बोर्ड में हेड कलर के। अब आपको नौकरी पेशा की बात करें तो रमेश बाबू म्यूनिसिपल बोर्ड में हेड कलर के, लेकिन रमानाथ के जो पिताजी हैं दयानाथ, ये कचहरी में बाबू है, 50 रुपये इनको वेतन मिलता है। और ये जो जालपा है इनके पिताजी दीनदयाल है, ये जमींदारी में मुख्तारी का काम करते हैं, जिसके लिए इनको 5 रुपये महीना मिलता है। वेतन तो ज़्यादा नहीं है इनका, लेकिन इनकी इज्जत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जमींदारी में मुख्तारी का काम ऐसा ही होता है, समाज सेवा की तरह। अब ये जो पात्र है शहजादी, बासंती और राधा, ये तीनों जालपा की बचपन की सहेलियाँ हैं। और इस उपन्यास में चरणदास और नारायणी दास आए हैं, ये गहने बनाने वाले हैं, गहने बेचने वाले। और इंदुभूषण, ये इंदुभूषण जो है वकील साहब का ही नाम है। ये रतन के पति हैं और इनकी उम्र 60 से ऊपर है। रतन नौजवान है और इंदुभूषण की शादी दूसरी बार रतन के साथ हुई थी, पहली पत्नी मर चुकी थी। और इनका सिद्धू नाम का बेटा भी है जो जवान होते होते मर गया था। और रतन जो है इंदुभूषण की पत्नी है। इंदुभूषण या वकील साहब एक ही बात है। और ये जालपा की सहेली भी बनती है। ये अमीर घराने की है रतन, जालपा मध्यम परिवार की। अब जो इसमें उपन्यास में महाराज टिम्मल आए हैं, ये रतन के घर के नौकर है, क्योंकि वकील साहब जो इंदुभूषण है बहुत रईस थे, यहाँ इनके नौकर भी थे। ये जो कविराज है ये कलकत्ता में थे, जो वकील साहब को देखते हैं। लास्ट में वकील साहब बहुत बीमार हो जाते हैं और उनका निधन भी हो जाता है। सिद्धू जो है वकील साहब का स्वर्गीय बेटा है ही। मणिभूषण, अब इसमें आपको ये याद रखना है, इंदुभूषण जो है वो वकील साहब का नाम है, लेकिन मणिभूषण जो है वकील साहब का भतीजा है जो इंदौर में रहता है और वकील साहब की मृत्यु के बाद ये सारी संपत्ति हड़प लेता है। अब ये गंगू नाम का पात्र भी आया है, ये गहने बनाने वाला ही कारीगर है। माणिक दास, ये रमानाथ का मित्र है जो बचपन में साथ खेलता था। रमानाथ ने इनसे पैसे भी उधार मांगे थे गबन के, लेकिन इसने देने से मना कर दिया। अब देवीदीन जो है ये कलकत्ता का रहने वाला है, खटीक जाति का व्यक्ति है। ये रमानाथ को बाद में अपने घर में शरण देता है। इसकी भी मुख्य भूमिका है इस उपन्यास में। जगो जो है देवीदीन की पत्नी है। अभी एक उपन्यास में एक पात्र है जोरा, ये एक वेश्या है, ये भी प्रमुख भूमिका निभाती है। लास्ट में इसकी मौत भी हो जाती है। ये एक नृत्यांगना है। दिनेश, ये दिनेश जो है ये गबन उपन्यास में जो डकैती का केस चलता है उसमें इस दिनेश को फांसी की सज़ा होती है। वास्तव में ये गुनहगार नहीं है, लेकिन ये रमानाथ जो है गवाही देने से इसको गुनहगार मान लिया जाता है, लेकिन अंत में इनको भी बरी कर दिया जाता है। अब हम 100 प्रश्न देखेंगे, इम्पोर्टेंट। तो शुरू करते हैं। अब उपन्यास के जो पात्र हैं इनकी जानकारी आपको मिल ही चुकी है और लगभग आपको सब याद हो ही रखा है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद के गबन उपन्यास के संबंध में असंगत कथन कौन सा है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है। इसमें 53 प्रकरण है, ये सत्य है। इसकी मुख्य नायिका जालपा है, ये भी सही है। इस
प्रकाशन का उपन्यास 1931 ईस्वी को हुआ था, ये भी सही है। तो इसमें सही है कि जोरा जैसी अनेक विषयों की समस्याओं को उजागर करना इस उपन्यास का लक्ष्य नहीं है। यहाँ परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो यहाँ दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 2, गबन उपन्यास का प्रारंभ किस ऋतु से होता है? तो आपको याद रखना है, गबन उपन्यास का प्रारंभ भी वर्षा ऋतु से होता है और अंत भी वर्षा ऋतु से होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। प्रश्न नंबर 3, जब दयानाथ परास्त हो जाते थे तो रिक्त स्थान आ गया। अपनी हार को छिपाने का उनके पास यही संकेत था। यहाँ रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या आएगा? तो आपको याद रखना है, अखबार पढ़ने लगते थे। रमानाथ के जो पिताजी है दयानाथ, अखबार पढ़ने का बहुत शौकीन था। ये हमेशा अखबार पढ़ने लगते थे। 4 नंबर प्रश्न, अपने पिता दयानाथ से रमानाथ किस व्यवहार में अलग था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है। अब इसमें यह पूछा गया है कि जो रमानाथ मुख्य पात्र हैं अपने पिताजी दयानाथ से किस प्रकार अलग था। अब ऑप्शन ए देखते हैं, रमानाथ एकांत प्रिय जीव था। रमानाथ मिलनसार व्यक्तित्व का था। रमानाथ रिश्वत लेना अपराध समझता था। रमानाथ किसी से मित्रता और मेलजोल नहीं रखता था। अब इसमें आपको अलग बताना है कि ये अपने पिता से किस प्रकार अलग था। तो इसमें वह सही उत्तर है, रमानाथ मिलनसार व्यक्तित्व का था, क्योंकि इनके पिताजी जो थे मिलनसार व्यक्तित्व के नहीं थे। 50,000 रुपये महीना सैलरी मिलती थी, केवल ऑफिस जाते थे, आते थे, अखबार पढ़ते थे, ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, वे किसान ने थे पर खेती करते थे। वे जमींदार ने थे पर जमींदारी करते थे। थानेदार ने थे पर थानेदारी करते थे। वे थे जमींदार के मुख्तार। गबन उपन्यास में ये वर्णन किस पात्र के बारे में आया है? तो हम जानते हैं ये आया है जालपा के पिताजी दीनदयाल के बारे में, क्योंकि दीनदयाल मुख्तारी का काम करते थे। दयानाथ को मासिक वेतन कितना मिलता था? रमानाथ के जो पिताजी है दयानाथ, इनको मासिक वेतन 50 रुपये मिलता था। ये आपको याद रखना है। दीनदयाल को मुख्तारी के काम से कितना वेतन मिलता था? इनको 5 रुपये मिलता था। आपको दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखना आपको, दयानाथ जो है वो कचहरी में बाबू थे तो 50,000 रुपये मिलते थे। दीनदयाल जो सरकारी नौकर तो थे नहीं, जमींदार में मुख्तारी का काम करते थे। ये एक तरह से फ्री का काम ही था, लेकिन इस काम में इज्जत बहुत ज़्यादा थी, तो इनको 5 रुपये वेतन मिलता था। निकम्मों को राह पर लाने के लिए इससे बढ़िया कोई और उपाय है ही नहीं। गबन उपन्यास में यहाँ किस उपाय के बारे में कहा गया है? तो यहाँ नौकरी पर लगा देने का उपाय, विवाह करने का उपाय, विदेश में कमाने के लिए भेजने का उपाय, दुकान लगाने का उपाय। तो यहाँ पर देखो, रमानाथ का विवाह करने का उपाय के बारे में कहा गया है। और आज भी हम यही सोचते हैं, अधिकतर निकम्मे लड़के जो हो जाते हैं तो हम यही सोचते हैं उनकी शादी कर देंगे तो ये सुधर जाएगा, हालांकि सुधरता कोई नहीं है। जालपा के धूमधाम से संपन्न हो रहे विवाह में किस चीज़ की कमी रह गई थी? यहाँ 4 ऑप्शन है। जालपा का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ था, क्योंकि जालपा का जो ससुर था सरकारी नौकर था। बारात बहुत धूमधाम से आई थी, लेकिन कमी रह गई थी चंद्रहार की। यहाँ से याद रखना आपको। प्रश्न नंबर 10 है, नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलता आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। कथन किस रचना से लिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सरल भी है, क्योंकि गबन उपन्यास से लिया गया है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, क्या बंगालियों ने कारीगरी का ठेका ले रखा है? हमारे देश में एक से एक बढ़कर कारीगर है। बंगाली सुनार बेचारे उनकी क्या बराबरी करेंगे? गबन उपन्यास में ये कथन किस कार्यक्रम या घटना के संदर्भ में आया है? तो हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। जब रमानाथ की बारात से जालपा के लिए आए गहनों के चढ़ावे को उसके परिवार वाले देख रहे थे। जब रमानाथ ने जालपा को कहा था कि बंगाली सोनार से चंद्रहार बनाऊंगा। जब रतन ने जालपा को अपने लिए कंगन बनाने के लिए कहा था। जब रमानाथ ने जोरा को बंगाली डिजाइन का चंद्रहार लाने के लिए कहा था। कंफ्यूज वाला प्रश्न है, लेकिन आपको याद रखना है कि जब बारात आ गई थी तो गहनों को सब सहेलियाँ और जालपा के परिवार वाले देख रहे थे, तब ये बात कही थी कि बंगालियों ने कोई ठेका नहीं ले रखा है। अगला प्रश्न 12, जालपा विवाह के समय सहेलियों कथनों में कौन सा कथन जालपा की माताजी मानकी ने कहा था? देखो, चंद्रहार नहीं है क्या, और सभी चीज़ें तो है, एक चंद्रहारी तो नहीं है। चंद्रहार की बात ही हो रही, बेचारी भाग में चंद्रहार लिखा ही नहीं है। अब आपको ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है, बेचारी के भाग में चंद्रहार लिखा ही नहीं है। ये कथन जालपा की माताजी मानकी ने कहा था।
देखिए इसमें ये भी आपको याद रखना है, मानकी ने अपने लिए चंद्रहार बनाया था लेकिन अपनी बेटी जालपा के लिए नहीं बनाया था। प्रश्न नंबर 13, वे लालसा जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, जो इस समय पुष्प और पल्लव से लदी खड़ी थी, उस पर वज्रपात हो गया, वे हरा भरा लहलाता पौधा जल गया। गबन उपन्यास में यहाँ किस लालसा के बारे में कहा गया है? तो यहाँ सही उत्तर होगा श, जालपा के द्वारा चंद्रहार पाने की लालसा, क्योंकि लालसा जो है जालपा को शुरू से ही थी, बचपन से ही, कि उसको चंद्रहार पहनना ही है। अगला प्रश्न, मालूम होता है तूने बड़ी तपस्या की थी, ऐसा चढ़ावा मैंने आज तक नहीं देखा। गबन उपन्यास में ये कथन किसका है? तो यहाँ सही उत्तर होगा राधा का। राधा ने कृष्ण की भी खूब तपस्या की थी, तो इस ट्रिक से आपको याद रखना है, ये कथन राधा का है। सब ने जाने कहाँ के जंगली है कि और सब चीज़ें तो लाए हैं, चंद्रहार ने लाए, जो सब ज्ञानों में राजा है। गबन उपन्यास में ये कथन किसका है? तो ये कथन शहजादी का है। इसमें आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि राजा और शहजादी दोनों मिलते जुलते हैं, एक ही जाति के, तो यहाँ शहजादी का कथन है। अगला प्रश्न, जब तक वे 2-4 पत्रिकाएं नहीं पढ़ लें उन्हें खाना हजम नहीं होता था। गबन उपन्यास में ये कथन किसके बारे में आया है? तो सही उत्तर है दयानाथ, क्योंकि दयानाथ को जब भी अपनी हार छिपानी होती है अखबार पढ़ने लग जाते हैं, तो ये आदत दयानाथ को है। ऐसे कुत्सित कार्य में पुत्र से सांठगांठ करना उनकी अंतरात्मा को किसी तरह स्वीकार नहीं था। गबन उपन्यास में पिता दयानाथ अपने पुत्र से किस कार्य को संपन्न करवाने के लिए कहा था, जो समाज में कुत्सित कार्य की श्रेणी में था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यहाँ सही उत्तर होगा द जालपा के गहनों को चुपके से ला कर देने का कार्य। दरअसल क्या हुआ कि रमानाथ के विवाह में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था, कर्ज बढ़ गया था, तो कर्ज चुकाने के लिए दोनों बाप बेटे ने उपाय किया कि जालपा के गहनों को चोरी करके चुपके से बेच दें और जालपा को कह देंगे गहने चोरी हो गए। तो ये कुत्सित कार्य था। रमानाथ के विवाह में हुए खर्चे को पिता दयानाथ और रमानाथ ने किस प्रकार चुकाया? तो यहाँ सही उत्तर होगा द जालपा के गहनों को चोरी से बेचकर। गबन उपन्यास में कौन पात्र है जो व्यवहार से बड़े रसिक एवं शतरंज के इतने रसीले थे कि खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते? शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक नहीं था। तो यहाँ सही उत्तर होगा रमेश बाबू। अब आपको याद रखना है, रमेश बाबू को शतरंज खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है। इसी प्रकार जो दयानाथ है उनको अखबार पढ़ने का शौक है, और दीनदयाल को मुख्तारी काम का। जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना नहीं हो जाएगा कि वे बल मनस्सी के साथ निर्वाह कर सके, तब तक रिश्वत बंद नहीं होगी। गबन उपन्यास में ये विचार किसका है? तो ये सही उत्तर होगा रमेश बाबू का। रमानाथ को म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में नौकरी कितने रुपए मासिक वेतन पर मिली थी? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। तो सही उत्तर होगा 30 रुपये। आपको ये भी याद रखना है, रमानाथ को जो नौकरी मिली थी वहाँ चुंगी में 30 रुपये महीना मिली थी, लेकिन रमानाथ ने अपनी पत्नी जालपा को बताया 40 रुपये मिलेंगे और अपने पिताजी को बताया 20 रुपये मिलेंगे, यानी पत्नी को ज़्यादा बताया और पिताजी को कम। अगला प्रश्न, जगह तो अच्छी है, ईमानदारी से काम करोगे तो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाओगे। मेरा यही उपदेश है कि पराई पैसों को हराम समझना। गबन उपन्यास में रमानाथ को ये शिक्षा कौन देता है? तो ये शिक्षा पिताजी दे सकते हैं। तो सही उत्तर होगा दयानाथ। देने वाले का हृदय देखना चाहिए, प्रेम से यदि वे मुझे एक छल्ला भी दे दे तो मैं दोनों हाथों से ले लूँ। जालपा ने ये कथन किसके बारे में और किससे कहा है? तो हम देखते हैं, सही उत्तर होगा सही उत्तर होगा अपनी माँ के बारे में, रमानाथ से। दरअसल क्या हुआ कि जालपा की जो माता जी है उन्होंने अपने लिए चंद्रहार बनाया था, लेकिन जालपा के लिए नहीं बनाया था। बाद में जब जालपा के लिए इनके पति ने भी नहीं बनाया तो इनकी माता ने सोचा कि जालपा को ये गहना दे दूँ, तो उसने डाक से भेजा था चंद्रहार गहना, तो जालपा ने लेने से मना कर दिया कि पहले नहीं दिया अब क्यों लो। तो यहाँ सही उत्तर होगा अपनी माँ के बारे में रमानाथ से कहा था। अगला प्रश्न है, बेक और भीख में सनातन से मित्रता है, ये कथन किस पात्र और घटना के संबंध में आया है? तो यहाँ सही उत्तर होगा सही होगा रमानाथ जब उसकी नौकरी लग गई। यहाँ बेक और भीख में आपको याद रखना है, यानी कि भिखारी अगर भिखारी जैसे कपड़े पहन ले तो हम उसे आसानी से भीख दे देते हैं, और इसी प्रकार जो नौकरी वाले होते हैं अच्छे कपड़े पहन लेने से हम उन्हें आदर सत्कार देते हैं। अगला प्रश्न,
मित्रों से अपनी व्यथा कहते समय हम बहुधा अपना दुख बढ़ाकर कहते हैं। जो बातें पर्दे की समझी जाती है उनकी चर्चा करने से एक तरह का अपनापन जाहिर होता है। हमारे मित्र समझते हैं हमसे जरा भी दुराव नहीं रखता और उन्हें हमसे सहानुभूति हो जाती है। अपनापन दिखाने की यह आदत और तुम कुछ अधिक होती है। गबन उपन्यास में ये कथन किस संदर्भ में आया है? तो यहाँ सही उत्तर होगा सही होगा। जब जालपा ने अपने सहेलियों को पत्र लिखा था। दरअसल जालपा ने अपनी सहेलियों को, जो राधा बासंती है, सबको पत्र लिखा था कि यहाँ मैं ससुराल में बहुत दुखी हूँ, या मेरी कोई इज्जत नहीं करता, कोई मुझे खाने को नहीं पूछता। दरअसल इनका मुख्य दर्द था चंद्रार गहना नहीं मिलना। गहनों का मर्ज न जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। जिन लोगों के भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। हर साल अरबों रुपए केवल सोना चांदी खरीदने में व्यय हो जाते हैं। गबन उपन्यास में ये विचार किनके हैं? तो यहाँ आपको सही उत्तर याद रखना है, रमेश बाबू। मैं कहता हूँ ये गुलामी पराधीनता से कहीं बढ़कर है। इसके कारण हमारा कितना आत्मिक, नैतिक, आर्थिक और धार्मिक पतन हो रहा है, इसका अनुमान स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। रमेश बाबू ने यहाँ किस गुलामी की बात कही है? तो रमेश बाबू ने यहाँ वह सही उत्तर है, गहनों के लिए लोगों का लालायित होना। ये एक तरह से गुलामी है। 6 महीने से पहले वे कल्पना ही नहीं कर सकता था कि किसी दिन उसे उनके घर निमंत्रित होने का गौरव प्राप्त होगा। रमानाथ को किसके घर पर निमंत्रित होने का गौरव प्राप्त हुआ था? तो यहाँ सही उत्तर होगा एडवोकेट इंदुभूषण के घर। दरअसल इंदुभूषण की पत्नी जो है वकील साहब की, रतन, जालपा की सहेली हो गई थी, तो उसने यहाँ निमंत्रित किया था। तो पार्टी में रमानाथ को जाने का मौका मिला इतने बड़े घर में। उस दुखिया के जीवन की कोई शादी ही नहीं पूरी हुई। पति की आय कभी इतनी नहीं हुई कि बाल बच्चों का पालन पोषण के उपरांत कुछ बचता। जब घर की स्वामिनी हुई तभी मानो उसकी तपश्चर्या का आरंभ हुआ और सारी लालसाएं एक एक कर धूल में मिल गई। गबन उपन्यास में ये कथन किसके बारे में आया है? तो यहाँ सही उत्तर होगा रमानाथ की माता जी के बारे में, जागेश्वरी के बारे में। दया सही उत्तर है। जिंदा दिली बूढ़ों के साथ सोहबत का आनंद उठाया जा सकता है, लेकिन ऐसे रूखे, निर्जीव और मनुष्य जवान भी हो तो दूसरों को मुर्दा बना देते हैं। गबन उपन्यास में ये कथन किसके बारे में आया है? तो आपको याद रखना है, ये कथन वकील साहब के बारे में आया है। दरअसल पार्टी में गए हुए थे रमानाथ और जालपा दोनों, तो वकील साहब से रमानाथ बातें कर रहा था, लेकिन वकील साहब बहुत रईस थे तो ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, तो इसलिए उसने रमानाथ ने ये कहा था। फिर क्या ये ज़रूरी है कि ज़रा ज़रा सी बातों में भी हम अंग्रेज़ों की नकल करें? हम अंग्रेज़ नहीं, हिंदुस्तानी है। गबन उपन्यास में ये कथन किसका है? तो पार्टी में गया हुआ था रमानाथ, तो ये कथन वकील साहब का है। तो बे सही उत्तर है। जालपा और रतन के बीच कंगन के संबंध में चल रही बातचीत के संबंध में कौन सा विवरण सही है? ये थोड़ा कठिन हो गया प्रश्न, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जालपा और रतन दोनों सहेलियाँ थी। तो रतन के भी कंगन था, जालपा के भी कंगन था, तो रतन ने भी कह दिया था कि मेरे लिए भी कंगन बना देना। तो जो जालपा का कंगन था वो कितने रुपए का था? 600 रुपये का था। तो यहाँ सही उत्तर होगा द। कंगन 600 रुपये के थे, पर जालपा ने 800 रुपये बताए थे। जालपा ने रतन को 800 रुपये बताए थे, लेकिन बाद में रमानाथ ने रतन को बता दिया था कि कंगन 600 का ही है, तो रतन ने उनको 600 रुपये ही दिए कि मेरे लिए भी कंगन बना देना। अगला प्रश्न, जहाँ विश्वास नहीं वहाँ प्रेम कैसे रह सकता है? गबन उपन्यास में ये कथन किसका है? तो यहाँ सही उत्तर होगा जालपा का। ये अपने पति रमानाथ से कहा था। रमा का दिल काँप रहा था, कहीं जालपा ये प्रश्न नहीं कर बैठे यहाँ किस प्रश्न से रमा काँप रहा था? प्रश्न वे था, यहाँ सही उत्तर होगा वह सही उत्तर होगा, तुमने कहीं रतन के रुपए गंगू को तो नहीं दे दिए? क्योंकि रतन ने 600 रुपये दिए थे रमानाथ को कि मेरे लिए कंगन बना देना, लेकिन रमानाथ ने क्या किया, पहले के जो रुपए बाकी थे सोनार के, वो पैसे गंगू को दे दिए थे। तो अब समस्या यहीं से शुरू हुई थी गबन की। आशा के कंगन देवियाँ पहनती होगी, मेरे लिए ज़रूरत नहीं। गबन उपन्यास में ये कथन किसने व किससे कहा गया है? तो यहाँ सही उत्तर होगा रतन ने रमानाथ से कहा है। ए सही उत्तर होगा, क्योंकि रमानाथ रतन के लिए कंगन नहीं बना सका, इसलिए ये रतन बहुत नाराज़ हो गई थी, तब ये कथन कहा था।
मेरा एक नियम ये भी है कि मित्रों से लेन देन शुरू नहीं करूँगा। जहाँ मित्रों से लेन देन शुरू हुआ वहाँ मनमुटाव होते देर नहीं लगती। गबन उपन्यास में ये कथन किसका है? तो ये कथन रमेश बाबू का है। अगला प्रश्न, ये समझ लीजिए कि जिस देश में स्त्रियों की जितनी अधिक स्वाधीनता है वह देश उतना ही सभ्य है। गबन उपन्यास में ये कथन किसका है? ये आपको याद रखना है। ये कथन किसका है? ये वकील साहब का है, रमेश बाबू का नहीं है। तो स्त्रियों की स्वाधीनता के बारे में इसने सपोर्ट किया है और ये सपोर्ट वकील साहब का है, रमेश बाबू का नहीं है। रमेश बाबू स्त्रियों के सपोर्ट के संबंध में नहीं है, लगभग खिलाफ ही है। आदमी सारी दुनिया से पर्दा रखता है लेकिन अपनी स्त्री से पर्दा नहीं रखता। तो इस कथन के वक्ता कौन है? ये है रमेश बाबू। दरअसल क्या हुआ, रमानाथ ने अपनी पत्नी को बताया नहीं था गबन के रुपयों के बारे में, तब रमेश बाबू ने कहा था। बहुधा हमारे जीवन में उन्हीं का तो कठोरतम आघात होता है जो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। गबन उपन्यास में ये कथन किस संदर्भ में आया है, यानी किस घटना के बारे में आया है? ये रतन के द्वारा जालपा से कंगन के 600 रुपये मांगने के संदर्भ में। ए सही उत्तर होगा, क्योंकि रतन ने जालपा से 600 रुपये वापस मांग लिए थे कि जब तुम कंगन नहीं बना सकती तो मेरे रुपये वापस कर दो। और वास्तव में रतन जालपा की अच्छी सहेली थी, तो उसी के संदर्भ में आया, तो ए सही उत्तर है। रमानाथ ने रमेश बाबू को कितने रुपए जेब से निकलने की बात कही थी? तो गबन के जो रुपए थे, कितने रुपए बताए थे कि मेरी जेब से निकल गए, पता ही नहीं चला। तो ये 300 रुपये सही उत्तर होगा। तो इसमें आपको याद भी यही रखना है। चुंगी के रुपये कुल थे 800 रुपये, ठीक है। 800 रुपये में से 600 रुपये रतन को दे दिए, अब बचे कितने? 200 रुपये। 200 रुपये में 100 रुपये रमानाथ के पास पहले से थे सेविंग के, तो 200 और 100 मिलाकर अब 300 रुपये हो गए। 300 रुपये उसने बता दिया था कि मेरे जेब से निकल गए, 600 रुपये हो गए और 200 रुपये जाल पाने दिए थे, तो कुल 800 रुपये हो गए। तो अब किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। 800 रुपये चुंगी के रुपये थे, उनमें से 600 रुपये रतन को दे दिए, 200 रुपये बचे थे, 200 रुपये जालपा ने दे दिए थे रमानाथ को कि मेरे पास पड़े हुए हैं, तो 400 हो गए। और 100 रुपये रमानाथ के खुद के पास थे, तो 500 हो गए। अब कम कितने रुपए पड़ रहे हैं? 300 रुपये। जो कम रुपए पड़ रहे हैं ना, उनके लिए उन्होंने बहाना बना लिया रमानाथ ने कि मेरी जेब से निकल गए, तो यहाँ 300 रुपये सही उत्तर होगा। गबन उपन्यास में किस पात्र के बारे में कहा गया है कि उनके आचार विचार में नई और पुरानी प्रथाओं का विचित्र मेल था? तो यहाँ सही उत्तर होगा वकील साहब। वकील साहब में नई और पुरानी प्रथाओं का विचित्र मेल था। म्यूनिसिपैलिटी की चुंगी के कितने रुपये रमानाथ अपने घर ले गया था? तो यहाँ सही उत्तर होगा 800 रुपये। राज के धन का कितने रुपये रमा ने गबन कर लिए थे जो जालपा ने चुकाए थे? तो ये हम जानते हैं 300 रुपये सही उत्तर होगा, क्योंकि 800 रुपये अपने घर ले गया था। 800 में से 200 रुपये जालपान दे दिए, 100 रुपये रमानाथ के पास खुद के पास थे, तो यहाँ सही उत्तर होगा 300 रुपये, बाद में जालपान चुकाए थे। अगला प्रश्न, अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी, जीवन से निराश, चिंताग्नि में जलते हुए प्राणों की मूर्ति देखनी हो तो उस युवक को देखें जो साइकिल पर बैठा हुआ अल्फ्रेड पार्क के सामने चला जा रहा है। गबन उपन्यास में इस कथन के द्वारा किस पात्र को संसार को सबसे दुखी व्यक्ति बताया गया है और क्यों? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है कि इसका सही उत्तर होगा स। देवी दीन रमानाथ को जालपा का पत्र देने का अवसर नहीं मिल रहा था। अब हम इस प्रश्न से सीधे कलकत्ता पहुंच गए हैं। कलकत्ता में रमानाथ तो पुलिस की कस्टडी में था। अब जालपा जो है देवी दीन के घर पर थी, तो जालपा ने पत्र लिखा था देवी दीन को कि तुम जा कर के रमानाथ को दे दो। अब रमानाथ साइकिल पर सवार होकर के अल्फ्रेड पार्क की तरफ जा रहा था। वो बहुत दुखी इसलिए था कि उसको मौका नहीं मिल रहा था कि ये पत्र रमानाथ को कैसे दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा श। देवी दीन। अगला प्रश्न, नींद में भी निम्न चेतना अपना काम करती रहती है। बालक कितना ही गाफिल सोया हो, माता के चारपाई से उड़ते ही जाग पड़ता है। गबन उपन्यास में लेखक का ये कथन किस घटना के संदर्भ में आया है? अब हम वापस प्रयाग आ गए हैं। यहाँ पर सही उत्तर होगा वह सही उत्तर होगा रमानाथ द्वारा जालपा के गहने चोरी करने के संदर्भ में। दरअसल क्या हुआ,
गबन के रुपये 300 कम पड़ रहे थे। तो रमानाथ ने सोचा कि जिस प्रकार से पिछली बार गहने चोरी करके कर्जा उतारा था, इस बार और गहने चोरी करके गबन के रुपये उतार दूं। ये उस संदर्भ में आया है। मैं सोने की दीवार नहीं खड़ी करना चाहता, न रॉक कटलर और कार्नेगी बनने की मेरी इच्छा है। मैं केवल इतना धन चाहता हूँ कि ज़रूरत की मामूली चीज़ों के लिए तरसना न पड़े। बस कोई देवता मुझे 5 लाख दे दे तो मैं फिर उससे कुछ नहीं मांगूंगा। गबन उपन्यास में ये कथन रमानाथ ने किससे कहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अधिकतर हम समझते हैं रमेश बाबू से कहा है, लेकिन सही उत्तर है जालपा से कहा था। अगला प्रश्न है, मान्य है प्रयाग, धन्य है, मैं भी त्रिवेणी का स्नान करके आ रहा हूँ, सचमुच देवताओं की पूरी है। गबन उपन्यास में ये कथन किसका है? अब हम ट्रेन में आ गए हैं। ये कथन देवी दीन का है। ट्रेन में देवी दीन और रमानाथ दोनों सफ़र कर रहे हैं, तब देवी दीन ने कहा था। दोनों कलकत्ता ही जा रहे हैं। इस समय जो उसके साथ थोड़ी सी सहानुभूति दिखा देता, उसी को वे अपना शुभचिंतक समझने लगती। गबन उपन्यास में ये कथन किस पात्र के संदर्भ में आया है? तो ये सही उत्तर होगा रतन। दरअसल क्या हुआ, रतन के पति जो है वकील साहब, वो गुजर गए थे, तो अब वो अकेली हो गई थी, इसलिए कोई भी थोड़ी सी सहानुभूति दिखा देता, वो उसी की तरफ आकर्षित हो जाती कि ये अपना परिवार का है। जालपा ने किस उपाय से पता लगाया कि रमा भागकर कलकत्ता चला गया है? अब देखो, जालपा ने बहुत बड़ा उपाय लगाया। बे सही उत्तर है। पत्रिका में शतरंज की चित्र पहेली प्रकाशित करके पता लगा लिया कि रमानाथ ही इस पहेली को हल कर सकता है, और कोई तो कर ही नहीं सकता आसानी से, और 50 रुपये इनाम भी रखा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रमानाथ ने कलकत्ता में चाय की दुकान किसके सहयोग से लगाई थी? तो कलकत्ता में देवी दीन के घर ही रहता था, तो सही उत्तर होगा देवी दीन। कलकत्ता में पुलिस के द्वारा संदेह की दृष्टि से पकड़े जाने पर रमानाथ ने अपना नाम क्या बताया था? रमानाथ दरअसल वाचनालय जा रहा था अखबार पढ़ने के लिए, लेकिन रास्ते में पुलिस ने ऐसे ही पकड़ लिया संदेह होने से, तो उसने जल्दबाजी में अपना नाम बताया था हीरालाल। ये आपको याद रखना है, हीरालाल सही उत्तर होगा। खटी को या चमारो, लेकिन हमसे और तुमसे 100 गुना अच्छे हैं। एक परदेसी आदमी को 6 महीने तक अपने घर में ठहराया, खिलाया पिलाया, हम में है इतनी हिम्मत। गबन उपन्यास में ये कथन किसने और किससे कहा गया है? तो यहाँ सही उत्तर होगा द जालपा ने गोपीनाथ से कहा है। दरअसल जालपा और गोपीनाथ दोनों कलकत्ता आए थे, तो वो देवी दीन के घर गए, तब उनको पता लगा कि रमानाथ यहाँ रह रहा था। तब जालपा ने कहा था, क्योंकि गोपीनाथ ने एक बार कह दिया था कि हम तो कायस्थ हैं, इस खट्टी के घर पर क्यों रहेंगे। तब जालपा ने कहा था, खट्टी को या चमार हो या कोई भी हो, हमसे तो 100 गुना अच्छे हैं। किस समाचार पत्र में रमानाथ का पता लगाने वाले को 500 रुपये का इनाम देने की घोषणा प्रकाशित की गई? ये जालपा ने रमेश बाबू ने मिलकर के अखबार में विज्ञापन दिया था। तो परिया के एक दैनिक पत्र में ये विज्ञापन दिया था, तो ये सही उत्तर है। मरियल घोड़े पर सवार होकर भी यात्रा पूरी हो सकती है। अगर सड़क अच्छी हो, नौकर जाकर रुपये पैसे और भोजन आदि की सामग्री साथ हो, तो घोड़ा भी तेज हो, तो पूछना ही क्या। गबन उपन्यास में इस कथन के माध्यम से किस पात्र की दयनीय दशा का चित्रण किया गया है? तो ये सही उत्तर होगा रतन की दशा। दरअसल रतन की दशा वकील साहब की मृत्यु के बाद बिगड़ गई थी। उनके पास नौकर चाकर रुपये पैसा सब कुछ अच्छा था, लेकिन वकील साहब की मृत्यु के बाद उनकी दशा खराब हो गई। जालपा ने रमानाथ की याद दिलाने वाली सभी श्रृंगारिक वस्तुओं का क्या किया? जालपा बहुत गुस्से में हो गई कि रमानाथ छोड़कर भाग गया, तो बाद में उसने क्या किया, जितनी भी रमानाथ की याद दिलाने वाली चीज़ें थी संदूक में ये गंगा में बहा दिया था। सही उत्तर होगा, वो सभी पे करके गंगा में बहा दिया था। हालांकि रतन ने उस समय मना भी किया था, लेकिन उसने बहा ही दिया। अगला प्रश्न, न जाने किस पापी ने ये कानून बनाया था, अगर ईश्वर कहीं है और उसके यहाँ कोई न्याय होता है, तो एक दिन उसी के सामने उस पापी से पूछूंगी, क्या तेरे घर में माँ बहनें नहीं थी? तुझे उनका अपमान करते हुए लज्जा नहीं आई? गबन उपन्यास में ये किस पात्र के स्वगत विचार हैं, यानी खुद के अपने विचार हैं? तो यहाँ सही उत्तर होगा रतन। अब इसका याद कैसे रखना है? दरअसल क्या है, हमारे यहाँ कानून बना हुआ है, स्त्रियों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है संपत्ति में, जो कुछ होता है पति का होता है। तो इस संदर्भ में रतन ने सोचा था कि मेरा यहाँ क्यों नहीं है कुछ भी। दरअसल वो वकील साहब का भतीजा आ गया और उसने सारी संपत्ति हड़प कर ली थी।
लज्जा ने सदैव वीरों को हराया है। जो काल से भी नहीं डरते वे लज्जा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। गबन उपन्यास में ये कथन किस संदर्भ में आया है, यानी किस पात्र के बारे में आया है? तो ये सही उत्तर होगा रमानाथ, क्योंकि रमानाथ को लज्जा आ रही थी तो उसी के संदर्भ में कहा गया था, क्योंकि वो कलकत्ता भाग गया था और अब वो झूठी गवाही भी देने के लिए तैयार हो गया था। तो इस संबंध में उसे लज्जा आ रही थी कि वे कैसे अपनी पत्नी के सामने जाए। जगो के संबंध में कौन सा विवरण असंगत है? अब जगो कौन है इसके बारे में देखो। वे देवी दीन की पत्नी है, ये सत्य है। उसने रमानाथ को अपना पुत्र समझकर घर में रहने दिया था, ये भी सत्य है। उसके दोनों पुत्र एक लड़ाई में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, ये भी सत्य है। उसकी पुत्री जाल पर प्रयाग में रहती थी, ये असत्य है। तो ये असंगत है, दे सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भैया ये तुम्हारी अंग्रेजी बड़ी विकट है। SIR सर होता है तो PIT पिट क्यों हो जाता है? गबन उपन्यास में ये कथन किसका है? तो ये कथन देवी दीन का है। दरअसल देवी दीन को अंग्रेजी नहीं आती थी, रमानाथ को आती थी। तो ये कथन देवी दीन ने कहा था और ये इनकेन हम भी अक्सर ऐसा कहते भी हैं। गबन उपन्यास में नृत्यांगना जोहरा की मौत किस कारण से हो जाती है? अब हम उपन्यास के अंतिम भाग में आ गए हैं, तो यहाँ सही उत्तर होगा पानी में डूबने से। लास्ट में जोहरा जो है पानी में डूबने से मर जाती है। रमानाथ ने अपने पिता दयानाथ को जोहरा के बारे में क्या बताया? जब जोहरा रतन ये रमानाथ जालपा रतन सबके साथ यहाँ प्रयाग में आ गई तो उसके बारे में अपने पिताजी को क्या बताया रमानाथ ने? तो यहाँ सही उत्तर होगा ए, वे देवी दीन की विधवा बहू है। अगला प्रश्न, माता पिता के बाद जितना प्रेम मुझे तुमसे उतना और किसी से नहीं। तुमने ऐसे गाढ़े समय में मेरी बाँह पकड़ी जब मैं 20 धार में बहा जा रहा था। तो रमानाथ ने ये कथन किससे कहा था? तो ये सही उत्तर होगा देवी दीन से। आपको याद रखना है, एक ऐसा ही कथन आगे और आएगा सेम मिलता जुलता। इसमें आपको ये याद रखना है कि गाढ़े समय में मेरी बाँह पकड़ी जब मैं 20 धार में बहा जा रहा था। जब रमानाथ कलकत्ता भाग रहा था, रेल में बैठा हुआ था, उसके पास टिकट भी नहीं था, तब देवी दीन ने ही उसको सहारा दिया था। शतरंज का नक्शा किस पत्र में छपा था जिसे हल करने पर रमानाथ को कलकत्ता में 50 रुपये इनाम में मिले थे? ये जालपा ने छपाया था। तो यहाँ सही उत्तर होगा प्रजामित्र में। याद रखना आपको, वह सही उत्तर है प्रजामित्र। गबन उपन्यास में ये किस पात्र के बारे में कहा गया है कि वे एक रंगीला युवक है जो हरदम मुंह में पान भरे रहता है, मिलने जाओ तो आंखों से बात करता है, मगर है हिम्मत का धनी, 2 बार जेल हो आया है। तो ये किसके बारे में कहा गया है? ये प्रजामित्र के संपादक के बारे में कहा गया है। प्रजामित्र कलकत्ता का एक अखबार है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, जीवन के बाजार में सभी दुकानदारों की कुटिलता और झटुपन से तंग आकर उसने इस छोटी सी दुकान का आश्रय लिया था, किंतु ये दुकान भी टूट गई। अब ये जीवन की सामग्रियाँ कहाँ बेचाएगी, सच्चा माल कहाँ पावेगी? गबन उपन्यास की इन पंक्तियों में छोटी सी दुकान किसे कहा गया और क्यों? तो यहाँ सही उत्तर होगा से जालपा को, रतन को जालपा के एक मित्र के रूप में मिल गई थी। दरअसल यहाँ छोटी सी दुकान जालपा को कहा गया है क्योंकि रतन तो खुद बहुत अमीर और रेस थी, लेकिन जालपा गरीब यानी मध्यम परिवार की थी। तो अब जालपा कलकत्ता चली गई थी अपने पति का पता लगाने के लिए। तो इस संबंध में ये कथन आया है। अगला प्रश्न है, गबन के पात्र और उनकी भूमिका के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? देखो, मेहराज जो है रतन के घर का नौकर है, ये सही है। जोहरा देवी दीन की पत्नी, ये गलत है क्योंकि जोहरा तो कलकत्ता में नृत्यांगना है। कविराज कलकत्ता का वैद्य सही है। विशंबर रमानाथ का छोटा भाई, ये सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा। इलाहाबाद के बैंक में वकील साहब के जमा 20,000 रुपये किसने निकाल लिए थे? तो वकील साहब की मृत्यु के बाद उनका भतीजा जो था मणिभूषण, उसने ही निकाले थे। तो सही उत्तर है। इनमें से कौन सी विशेषता वकील साहब के भतीजे मणिभूषण के बारे में कही गई है? तो यहाँ आपको याद रखना है, सही उत्तर है बड़ा ही मिलनसार, हंसमुख, कार्यकुशल, इसी 1 महीने में उसने अपने सैकड़ों मित्र बना लिए। ये कथन मणिभूषण के बारे में आया है। वकील साहब की मृत्यु के बाद उनके नाम से संस्कृत पाठशाला खोलने का सुझाव रतन को किसने दिया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये वकील साहब के भतीजे ने दिया था, मणिभूषण ने। तो मणिभूषण सही उत्तर है। लोग कहते हैं वहाँ भी आत्माएं इसी तरह रहती है, इसी तरह वहाँ भी कचहरियाँ, हाकिमें, राजा रंग के व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र छपते हैं, फिर क्या चिंता है? वहाँ भी अहलमद हो जाऊँगा, मज़े से अखबार पढ़ूँगा।
गबन उपन्यास में ये पंक्तियाँ किस पात्र ने कही है? तो यहाँ देखो, समाचार पत्र छपते हैं फिर क्या चिंता, इससे आपको याद रखना है ये दयानाथ के बारे में कही गई है, क्योंकि दयानाथ बीमार हो गए थे तो वो ऐसे ही बकने लगते थे कभी कभी। किसी बड़ी परीक्षा से पहले हम मौन हो जाते हैं, हमारी सारी शक्तियाँ उस संग्राम की तैयारी में लग जाती है। गबन उपन्यास में ये कथन किस संदर्भ में आया है? तो ये सही उत्तर होगा वह जालपा जब वे कलकत्ता जा रही थी। जब जालपा कलकत्ता जा रही थी तो वे ट्रेन में बैठी थी, उनके साथ उनका देवर गोपी था, रतन छोड़ने आई थी। तब वे एकदम चुपचाप बैठी थी, क्योंकि अपने पति का पता लगाने के लिए वह कलकत्ता जा रही थी, तो मन में थोड़ा डर भी था। गबन उपन्यास में कौन पात्र है जो भाइयों में छोटा होने के कारण कलकत्ता शहर नहीं जा पाया था? ये प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, तो यहाँ सही उत्तर होगा विशंबरनाथ, रमानाथ का सबसे छोटा भाई है। आखिरी मोटर पर जब उसकी निगाहें पड़ी तो मानो उसके सारे शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। इस मोटर में कौन बैठा था जिसके कारण जालपाई इतनी अधिक उत्साहित हो गई? तो जाहिर है सही उत्तर होगा रमानाथ। रमानाथ उस कार में बैठा था और वो कहीं जा रहा था, तो जालपा ने देख लिया था। इतने ही दिनों में उसके मिजाज में इतनी नपासत आ गई है मानो वे खानदानी रईस हो। विलास ने उसकी विवेक बुद्धि को सम्मोहित कर दिया है। ये कथन गबन उपन्यास में किस पात्र के बारे में आया है? तो ये आपको पता ही है, रमानाथ के बारे में आया है, क्योंकि रमानाथ ने सरकारी गवाही बनना स्वीकार कर लिया था, तो वो उसकी सारी सुविधाएं एक ही कमरे में कर दी गई, आलीशान बंगले में रहने लगा था, तो वो रईस हो गया था। वियोगियों के मिलन की रात बटोइयों के पड़ाव की रात है जो बातों में कट जाती है। इस कथन के आधार पर बताइए कि यहाँ किन वियोगियों का मिलन हो रहा था? तो यहाँ सही उत्तर होगा जालपा और रमा, यानी दे सही उत्तर है रमा और जालपा का, क्योंकि रमा और जालपा कलकत्ता में पहली बार मिल रहे थे कई महीनों के बाद, तो ये पड़ाव की रात है जो बातों में कट रही है। अगला प्रश्न है, अगर तुम्हें ये पाप की खेती करनी है तो मुझे आज ही यहाँ से विदा कर दो, मैं मुंह में कालिक लगाकर यहाँ से चली जाऊँगी। ये कथन किसका है और यहाँ से किस पाप की खेती के बारे में व्यंग्य किया गया है? तो ये कथन जालपा का है, ये तो कन्फर्म है, कलकत्ता में कहाँ है? तो यहाँ सही उत्तर होगा श्रेय जालपा का रमानाथ द्वारा झूठी सरकारी गवाही देना। अगला प्रश्न, रमानाथ को किस बात का डर था जिसके कारण वह झूठी गवाही देने के लिए भी तैयार हो गया? तो उसे जेल जाने का डर था। तो रमानाथ जेल से बहुत डरता था, इसी कारण उसने सरकारी गवाह बनाना स्वीकार किया था। वे उस गाय की तरह थी जो एक पतली सी पगहिया के बंधन में पड़कर अपनी नाद के भूसे खली में मगन रहती है। सामने हरे हरे मैदान है, उसमें सुगंधमयी घासें लहरा रही है, वे पगहिया तोड़ाकर कभी उधर नहीं जाती। गबन उपन्यास में ये कथन किसके बारे में आया है? तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये रतन के बारे में आया है, ऐसा ही उत्तर है। दरअसल वकील साहब की मृत्यु के बाद उसके भतीजे जो मणिभूषण है उसने रतन के रहने के लिए एक व्यवस्था कर दी थी, और फिर वे सारी संपत्ति अपने नाम कर ली थी, तो इसी से रतन एकदम से गरीब हो गई। तो उसी के बारे में ये उन्हें किसी तरह ये भ्रम हो गया था कि दुर्बल स्वास्थ्य के मनुष्य अगर पत्य और विचार से रहे तो बहुत दिनों तक जी सकते हैं। इस भ्रम के कारण वकील साहब ने क्या गलती कर दी थी जिसकी सज़ा उनकी पत्नी को मिली? तो यहाँ सही उत्तर होगा शय वसीयत नहीं लिखना। वकील साहब ने दरअसल वसीयत नहीं लिखी थी, तो उनकी मृत्यु के बाद रतन को कुछ नहीं मिला और सारी संपत्ति उनके भतीजे मणिभूषण ने हड़प कर ली। तो वैसे वसीयत लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण काम था, ये बड़ी गलती कर दी थी। गबन उपन्यास के एक पात्र वकील साहब मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो ये सही उत्तर होगा इंदौर। वे इंदौर के रहने वाले थे, लेकिन वे प्रयाग में नौकरी करते थे। इस सभा के देश का ईश्वरी मालिक है, गवर्नरी तो लाला को कहीं नहीं मिल जाती, अधिक से अधिक क्लर्क हो जाएंगे। आंखों पर ऐनक लगी महिला के इस कथन में लाला किसे कहा गया है? तो यहाँ सही उत्तर होगा जालपा के पति रमानाथ हो। दरअसल रमानाथ सरकारी गवाह बन गया था, तो सभी जगह बातें हो रही थी कि वे झूठा गवाह बनाए, तो इस महिला ने भी यही कहा है। अगला प्रश्न, तुम लोगों की बिरादरी में सभी सरकारी नौकरी पर जान देते हैं, मुझे तो कोई 100 रुपया भी तलब दे तो भी नौकरी न करूं। गबन उपन्यास में ये कथन किसने और किससे कहा गया है? तो यहाँ सही उत्तर होगा ये देवी दीन ने रमानाथ से कहा है। जहाँ इतना पाप समा सकता है वहाँ 4 चूड़ियों की जगह नहीं है। भगवान की दया से बहुत चूड़ियाँ पहन चुकी और अब भी 2 शेर सोना पड़ा होगा। गबन उपन्यास में आया ये कथन किसका है? ये इम्पोर्टेंट पर्सन है,
याद रखना है। ये कथन जग्गू का है। दरअसल रमानाथ जग्गू के घर आया था चूड़ियाँ लेकर, क्योंकि उसे बहुत पैसा मिल गया था सरकारी गवाही देने से। तब ये जग्गू ने कहा था कि ये पाप की कमाई की चूड़ियाँ हैं जो तू ही रख। अगला प्रश्न है, इतने दिन उसके साथ रहकर भी तुम्हारी लोभी आंखें उसे नहीं पहचान सकी, तुम जैसे राक्षस उस देवी के जोग न थे। गबन उपन्यास के इस कथन में राक्षस और देवी किसे कहा गया है? तो यहाँ सही उत्तर होगा रमानाथ और जालपा को। दरअसल ये जग्गू ने रमानाथ को कहा था कि तुम एक तरह से राक्षस हो और जालपा एक तरह से देवी है। अगला प्रश्न, बातचीत क्या हुई? पहले मैंने पूजा की, मैं चुप हुई तो बहू ने अच्छी तरह फलमाला चढ़ाई। जग्गू के इस कथन में भाव है, तो यहाँ सही उत्तर होगा दया क्रोध का भाव है। दरअसल रमानाथ घर पे आया था सोने की चूड़ियाँ लेकर, तब जग्गू ने बहुत खरी गोटी सुनाई थी। अगर तुम शक्तियों और धमकियों से इतना दब सकते हो तो तुम कायर हो, तुम्हें अपने को मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं है। गबन उपन्यास में ये कथन किसने, किससे और कहाँ पर कहा गया है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ सही उत्तर होगा, ये कथन जालपा ने कहा था रमानाथ को और कलकत्ता में। तो सही उत्तर है जालपा, रमानाथ, कलकत्ता। जिस खान में औरों को बालू ही मिलता है उसमें जिसे सोने के डले मिल जाए तो क्या वे परम भाग्यशाली नहीं है? गबन उपन्यास में ये रमानाथ के इस कथन में खान यानी खदान किसे कहा गया है? तो यहाँ सही उत्तर होगा जोहरा को। दरअसल जोहरा जो है रमानाथ के पास आती थी और रमानाथ भी जोहरा को प्रेम करने लगा था, और जबकि जोहरा को सब चाहते थे, वो एक तरह से वेश्या थी, लेकिन रमानाथ को मिल ही रही थी तो उसने सोने की खान कहा था। उस शहर में 3 प्राणियों को छोड़कर किसी चौथे आदमी से उसका परिचय नहीं था जिसकी आलोचना या तिरस्कार का उसे भय होता। रमानाथ के संबंध में आए इस कथन में वे 3 प्राणी कौन कौन हैं जो रमानाथ का संपूर्ण परिचय जानते हैं? तो हम जानते हैं कलकत्ता में एक तो देवी दीन है और एक उनकी पत्नी जग्गू है। और अब जालपा भी कलकत्ता गए तो यहाँ 3 हो गए। ए सही उत्तर है जालपा, देवी दीन और जग्गू। तुमने मुझे अभागे पर जितनी दया की है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। तुमने उस वक्त मुझे संभाला जब मेरे जीवन की टूटी हुई किश्ती गोते खा रही थी। रमानाथ ने ये कथन किससे कहा है? तो देखो ये कथन पहले भी आए हैं कि भाई मंझधार में मेरी नैया डूब रही थी तब संभाला, तो वो कथन तो देवी दीन का है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है किश्ती जो शब्द आया उससे याद रखना है कि ये कथन जोहरा का है। अजय देवगन का जो डायलॉग है ना, हमारी किश्ती वहाँ डूबी थी जहाँ पानी कम था, तो यहाँ जोहरा जो है ये रमानाथ की एक तरह से प्रेमिका ही थी, तो ये कथन रमानाथ ने जोहरा से कहा था। तो इस ट्रिक से याद रखना है, जहाँ एक बार प्रेम ने वास किया वहाँ उदासीनता और विराग चाहे पैदा हो जाए, हिंसा का भाव नहीं पैदा हो सकता। रमानाथ ने ये कथन किससे कहा है? तो ये भी जोहरा से कहा है रमानाथ ने। दरअसल जोहरा ने कहा था कि तुम मुझे कहीं धोखा तो नहीं दोगे, तब ये रमानाथ ने कहा था। तुमने मुझे उस देवी से वरदान लेने भेजा था जो ऊपर से फल है पर भीतर से पत्थर, जो इतनी नाजुक होकर भी इतनी मजबूत है। गबन उपन्यास में ये कथन किसका है और किसके बारे में कहा गया है? तो ये कथन जोहरा का है और जालपा के बारे में कहा गया है। तो बे सही उत्तर है। दरअसल रमानाथ ने जोहरा को भेजा था कि तू जा कर के जालपा के बारे में पता लगा कि वो क्या कर रही है, कहाँ पर है। जालपा दिनेश के घर उनकी माँ, बच्चे और पत्नी के लिए कितने रुपए जमा कर दिए थे? तो यहाँ सही उत्तर होगा 200 रुपये। दरअसल रमानाथ झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो गया था, तो दिनेश को फांसी की सज़ा होने वाली थी, तो इसकी चिंता जालपा को होने लगी, तो वो उनकी सेवा करने के लिए वहाँ रहने लग गई और 200 रुपये जमा भी कर दिए। गबन उपन्यास में आए टेलीगेशन शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ सही उत्तर होगा ब, पुलिस के साथ रहने वाला वायरलेस फ़ोन, उसे टेलीगेशन कहते हैं। ये प्रश्न देने का हमारा अर्थ ये है कि शब्दार्थ भी पूछे जा सकते हैं। अंग्रेजी न्याय के इतिहास की ये घटना सर्वथा अभूतपूर्व थी। ये कौन सी घटना थी? तो यहाँ सही उत्तर होगा ए, सरकारी गवाह का ऐन वक्त पर अपनी गवाही से पलट जाना। दरअसल रमानाथ लास्ट में पलट जाता है कि मैं गवाही नहीं दूंगा। अगला प्रश्न, कलकत्ता में किस जुर्म को कबूल कर रमानाथ सरकारी गवाही देने के लिए तैयार हो गया था? तो यहाँ ए सही उत्तर है, जनकपुरी डकैती का सरगना होना स्वीकार कर लिया था। भैया कहते थे अदालत करती तो सब मिल जाता, पर कहती मैं अदालत में झूठ नहीं बोलूँगी। और बड़े ऊंचे विचार किए।
औरत बड़े ऊंचे विचार की। देवी दीन के इस कथन में किस औरत को ऊंचे विचार वाली बताया है? तो यहाँ सही उत्तर होगा रतन। दरअसल क्या हुआ, वकील साहब की मृत्यु के बाद मणिभूषण ने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली थी, फिर भी रतन ने उस पर कोई अदालत में कोर्ट केस नहीं किया, क्योंकि ये ऊंचे विचारों वाली है। एक शक्ति आगे खींचती थी, एक पीछे। आगे की शक्ति में अनुराग था, निराशा थी, बलिदान था। पीछे की शक्ति में कर्तव्य था, स्नेह था, बंधन था। गबन उपन्यास के इस कथन में आगे की शक्ति किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना है यहाँ आगे की शक्ति ये जोहरा को कहा गया है। बे सही उत्तर है। दरअसल क्या हुआ कि बरसात के समय गंगा बहुत तेज़ बह रही थी, तो उसमें एक महिला डूब रही थी, तो जोहरा उसे बचाने के लिए गई थी, लेकिन वो जोहरा खुद ही डूब गई गंगा में। तब क्या किया, ये आगे जोहरा थी, तो आगे की शक्ति जोहरा को कहा गया है और पीछे की शक्ति जालपा को कहा गया है। और यहाँ देखो अनुराग, निराशा और बलिदान, इसे आपको याद रखना है, क्योंकि जोहरा रमानाथ से अनुराग रखती थी। निराशा ये थी कि वे उसे शादी नहीं कर सकता था, और बलिदान ये था कि वे डूब गई थी। मृत्यु ने, इस आघात ने उसे पराभूत कर दिया था। जीवन कितना अस्थिर है, ये घटना आज दूसरी बार उसकी आंखों के सामने चरितार्थ हुई। गबन उपन्यास के इस कथन के आधार पर दिए गए विवरणों में असंगत को चुनिए। तो यहाँ देखो, जोहरा की मृत्यु गंगा में डूबने से हो गई थी, ये इसके संबंध में सही है, क्योंकि जालपा ने देखा था उसे डूबते हुए। पहली बार रतन की मौत ने जालपा को पराभूत कर दिया था, ये भी सही है, क्योंकि रतन की भी मौत हो जाती है लास्ट में। डूबती हुई स्त्री को बचाने के लिए जोहरा गंगा में उतर गई थी, ये भी सही है। जोहरा के साथ रतन भी पानी में डूब गई थी, ये गलत है, क्योंकि रतन की मौत जोहरा से पहले ही हो गई थी। तो दे सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जोहरा की मौत के बाद रमानाथ ने अपने पिता को जोहरा के बारे में क्या बताया? ये प्रश्न 2 बार आ गया है। वे देवी दीन की विधवा बहू थी, ये बताया था। दरअसल जोहरा भी रमानाथ के साथ यहाँ प्रयाग में आ गई थी। तो अब ये सब लोग पूछते कि ये जोहरा कौन है? रमानाथ ऐसे तो कह नहीं सकता कि ये वैश्या है, तो उसने ऐसे कह दिया था कि ये देवी दीन की विधवा बहू है। दरअसल देवी दीन के 2 बेटे जो है लड़ाई में मारे गए थे। अगला प्रश्न, जीवन की भाग दौड़ के अंत में रमानाथ गांव में रहकर क्या काम करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रमानाथ बाद में क्या किया, वैद्य जी का काम शुरू कर दिया। ये सही उत्तर है। 5-7 मरीज भी आते थे, तो ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार 100 प्रश्न हमने इस वीडियो में देखे हैं। प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। सरसा पाठशाला पर जाकर के आप ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर हल करें।